एक लड़का जिसके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी दादी इंदिरा गांधी थी, जिसके पिता राजीव गांधी थे, जिस लड़के से पॉलिटिक्स ने उसकी फैमिली छीन ली। उस लड़के को पॉलिटिक्स से नफरत हो गई थी, तो ऐसा क्या हुआ उसने इस पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस कदम रखा। 19 जून 1970 में गांधी फैमिली में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राहुल गांधी था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राहुल का बचपन बहुत अच्छे से चल रहा था। राहुल की स्कूलिंग दिल्ली के फेमस स्कूल सेंट ओलंबिया से हुई। 1981 में राहुल देहरादून के थेदून स्कूल नामे के स्कूल में पढ़ने चले गए। उसके कुछ समय बाद सब अच्छा चल रहा था, लेकिन दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स बैंट और सतवंत सिंह ने 30 राउंड शॉट्स गोली मार के हत्या कर दी थी। उस समय राहुल गांधी की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उसके बाद में राजीव गांधी ने सिक्योरिटी रीजन के वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उनका घर से बाहर निकलाना बंद करवा दिया। उनकी होम स्कूलिंग होने लगी। टीचर्स उन्हें घर पर ही पढ़ाने आते थे। राहुल गांधी ने अपनी ग्रेजुएशन की शुरुआत दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की, लेकिन एक साल बाद वो शिफ्ट हो गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। दिन 21 मई 1991 को श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में इलेक्शन रैली के दौरान उनके फादर राजीव गांधी का भी सुसाइड बॉम्बिंग में असैसिनेशन हो जाता है। उस समय राहुल गांधी की उम्र सिर्फ 21 इयर्स ओल्ड थी, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते राहुल गांधी ने रॉलिंस कॉलेज, जो फ्लोरिडा में, उसमें ट्रांसफर ले लिया। वहां से उन्होंने 1994 में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद वो गए ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने 1995 में अपना एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज कंप्लीट किया। इसी दौरान राहुल गांधी ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपना असली नाम छिपाकर राहुल विंची दूसरे नाम से रहने लगे थे। पढ़ाई के बाद राहुल को पता था उन्हें पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करनी है, और उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं था कि राहुल ने अपना करियर स्टार्ट किया मॉनिटर ग्रुप लंदन में, जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में राहुल ने 3 साल तक काम किया। कुछ टाइम बाद राहुल गांधी 2002 इंडिया में वापस आए, तो उन्होंने मुंबई में एक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था बैक ऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जहां वो डायरेक्टर के रोल में काम करते थे। तब यहाँ पे ये देखते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में सरकार बीजेपी की चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बन चुके हैं इंडिया के। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो है वो नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि वो अगला इलेक्शन जीत जाए। राहुल गांधी को समझ में आ गया था कि अब उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में पूरा घुस चुकी है। उन्हें ही अब ये लेगेसी कैरी करना पड़ेगा जो इतने सालों से चली आ रही है। राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दिया। फाइनली 2004 का समय आया। एक बार फिर से चुनाव हुए और इस बार राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है। अब देखिए, राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो है ये कांग्रेस की गद्दी है। यहाँ पे कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता था। 1967 से कांग्रेस अमेठी में हार ही नहीं रही थी, इसलिए राहुल को यहीं से लड़ाया जाता है। एंड राहुल गांधी पहले ही इलेक्शन में काफी आसानी से 3.9 लाख वोट से जीत जाते हैं। अब राहुल बस नहीं, पूरी कांग्रेस ही चुनाव जीतती है। कांग्रेस का ही पीएम बनना रहता है और सोनिया गांधी बिल्कुल तैयार थी अगले पीएम बनने के लिए। सबको यहाँ पर क्लियर था कि सोनिया गांधी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाली है, क्योंकि यही इनके परिवार की है, यही चीज चली आ रही है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। ये सोनिया गांधी से कहते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगे, क्योंकि आप अगर पीएम बने तो 2 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है परिवार में। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। अब यहाँ पे तीसरी भी हो सकती है और ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोनिया गांधी को साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां भी अपनी जान गंवा देंगी। दिन 22 मई 2004 को फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अभी तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल हुआ था ना राइज हुआ था। ये बस आए थे, अपनी लेगेसी कैरी कर रहे थे।
एक जगह से ये चुनाव लड़े, वहां से जीत गए क्योंकि वहां से कांग्रेस जीतता ही था। बाद में राहुल गांधी शांत नहीं बैठते, चुनाव जीतने के बाद यूपी जाते हैं, वहां पे रैली निकालते हैं। इवन फार्मर्स को, दलित को, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट सबको ये बराबर ले आते हैं। और ये हमेशा यही कहते थे कि कांग्रेस कभी भी दो लोगों को डिवाइड नहीं करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियस के हो। कांग्रेस का काम मिलाना है। राहुल गांधी जब इंग्लिश में इंटरव्यू देते थे और जब भी यूनिटी की बातें इंटरव्यू में करते हैं इंग्लिश में, तो लोगों को इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। राहुल गांधी का राइस होने लग जाता है और 2009 इलेक्शन होते हैं तो इस बार राहुल गांधी 491 वोट से जीत जाते हैं। 2009 में अगेन कांग्रेस जीतती है, 200 सीट इनकी पार्टी को मिलती है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। राहुल गांधी को सब लोग अच्छा बोल रहे थे, ये लेगेसी अच्छे तरीके से कैरी कर रहे थे। इवन ये खुद का भी राइज करा रहे थे। 2009 के बाद राहुल गांधी एकदम कांग्रेस का फ्यूचर माने जाने लगे थे। कांग्रेस ने इस चुनाव में देश भर से अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल की युवा छवि को इसकी बड़ी सफलता का श्रेय मिला। पार्टी ने उन्हें युवा चेहरा के रूप में पूरी ताकत से प्रचार किया और 2009 के बाद वे प्रभावशाली कांग्रेस नेता बन गए। पर जैसे जैसे उनकी स्पीचेस और लीडरशिप सामने आई, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा। वैसे वैसे लोग उनसे डिसअपॉइंट होने लगे। 2014 की हवा कुछ और ही थी। राहुल को कांग्रेस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन जनता का मूड बदल चुका था। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की एक अलग इमेज निकल पे आती है। नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम रहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे वो लोगों के मन में बैठाता है कि अच्छे दिन आ जाएंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने साथ में नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के बुलाते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो शहजादे हैं और ये चाय वाले हैं। शहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। लोगों को अब ये लगने लगा था कि इलेक्शन चाय वाला वर्सेस शहजादा है, जिसकी लेगेसी पहले से है। लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर आई और कांग्रेस की लंका लग गई और पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर रह गई, जो एक बेहद बुरी हार। कांग्रेस की छवि भ्रष्टाचार के घोटालों से मिट्टी में मिल चुकी थी और बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। राहुल ने फिर भी अमेठी की अपनी सीट एक बार और कायम रखी, लेकिन मीडिया ने राहुल गांधी को इस हार का सबसे बड़ा रीजन ठहराया। हालांकि उस समय आप राहुल गांधी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल चिल है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका कारण यही है कि इतने साल से जीत रहे हैं कि इनको लगा आगे जीत जाएंगे, अभी हार गए तो क्या होगा। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। इनको अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के बाद इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा जिसको कमबैक में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ जाएगा। 2014 में जैसे ही मोदी इलेक्शन जीतते हैं, पूरी मीडिया मोदी की तारीफ करने लग जाती है। बीजेपी का मेन फेस मोदी को बना दिया जाता है। इस दौर में सोशल मीडिया पर राहुल की छवि मजाक का विषय बन गई। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सॉरी 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 सॉरी। वायरल वीडियोस और मीम्स ने उनकी छवि पर गहरा असर डाला। 2017-18 में उन्होंने फार्मर्स इशू, अनएम्प्लॉयमेंट और जीएसटी के खिलाफ रैली शुरू की। उनकी एक स्पीच पार्लियामेंट में वायरल भी हुई, जिसमें वो पीएम मोदी को गले लगा लेते हैं, जो कि बहुत वायरल हुई। साल 2019 के इलेक्शन के टाइम राहुल गांधी एकदम बदले हुए नजर आए। इस बार राहुल ने डिसाइड किया कि अटैक करना है और तभी उन्होंने सबसे फेमस स्लोगन का "चौकीदार चोर है" का नारा दिया। चौकीदार भागीदार नहीं है, चौकीदार चौकीदार। पूरे देश में यह स्लोगन वायरल हो गया। हर जगह पर हैशटैग "चौकीदार चोर है" ट्रेंड करने लगा। लेकिन उसके बाद
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करना स्टार्ट किया। उन्होंने राफेल फाइटर जेट डील को लेकर करप्शन का आरोप लगाया। लेकिन उसके बाद 2019 में राहुल गांधी ने एक रिस्की फैसला लिया। अपना ट्रेडिशनल सीट अमेठी के साथ साथ केरला के वायनाड से भी चुनाव लड़ा। अमेठी जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, जहां से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी भी बार बार जीतते आए थे। लेकिन इस बार सामने थी स्मृति ईरानी, जो ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांगली एक्टिव कैंडिडेट थी। और जब रिजल्ट आया तो राहुल गांधी अमेठी हार गए। स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोट से हरा दिया। ये पहली बार हुआ था जब गांधी फैमिली का कोई कैंडिडेट अमेठी से हारा हो। कांग्रेस को 2019 में भी कोई खास सफलता नहीं मिली। अंत में 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया और साथ में नेपोटिज्म नाम ने उनकी छवि को और भी कमजोर कर दिया। इसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। राहुल ने 2022 में एक साहसी कदम उठाया, भारत जोड़ो यात्रा, जो 7 सितंबर 2022 से स्टार्ट किया। यह पदयात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकलकर जम्मू कश्मीर तक गई। इसमें कुल लगभग 3,500 किलोमीटर पैदल सफर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए जहां जहां लोग दिखे, राहुल ने उनका हाथ पकड़कर शांति, भाईचारे का संदेश दिया। राहुल गांधी डिस्कसिंग इश्यूज विद फार्मर्स इन पंजाब ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा। स्थानीय किसानों के बीच राष्ट्रवादी गूंज उठी एज ही वॉक्ड विलेज टू विलेज। राहुल ने उनके सवाल सुने, उनसे जोड़ा और हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ एकता का पाठ पढ़ाया। राहुल के इस अभियान ने लोगों की धारणा बदलनी शुरू कर दी। लोग उन्हें एक मैच्योर, विश्वसनीय नेता के रूप में देखने लगे। उन्हें बच्चों जैसा नहीं, बल्कि एक समाजवादी साधु की तरह देखा गया। सफेद कुर्ते पायजामे में राहुल की लंबी दाढ़ी बिल्कुल एक साधु की छवि ले आई। उन पर गांधी परिवार की थकन, नवाबी रवैया की धूल छटने लगी। राहुल ने खुद कहा, गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। यानी वे अपनी पुरानी छवि को खोकर नए चेहरे में उभरना चाहते हैं। यात्रा ने कांग्रेस को भी नई जान दी। पुराने नेताओं में विश्वास लौटा। मीडिया में भी राहुल की तस्वीर ने एक नई जगह बनाई। सफेद टी शर्ट पहने उनके समर्थक उत्सव मनाते दिखे। यात्रा ने राहुल को पिछली छवियों से कुछ अलग कर दिया। अब जनता उन्हें युवा जोशीला के बजाय दया और एकता का पुजारी मानने लगी। आलोचक भी मानने लगे कि राहुल ने लड़ने के लिए रोड मैप तैयार किया है। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा चेंज हो गई थी कि सबको लगने लग गया था कि ये बहुत मैच्योर हो गए हैं। सबको लगा कि राहुल गांधी अब पीएम बन सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। इसके बाद राहुल गांधी और मुद्दे उठाने लग गए। मोदी के बारे में बोलने लग गए कि अडानी अंबानी मोदी के कारण बड़े हुए हैं। ये छोटों को बड़ा नहीं करना चाहते, बड़ों को ही बड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी अब सही चीज में आवाज उठा रहे थे। लगातार इनकी आवाज मीडिया दबाने की कोशिश करता रहे। इसके बाद भी इनकी आवाज लोगों तक पहुंच रही थी और ये चीज देखने को मिलती है 2024 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, जो डबल थी 2019 और 2014 से। इवन कांग्रेस बस को 99 सीट नहीं मिली थी। कमाल बात यह थी कि बीजेपी जो 400 का इतना ज्यादा हवा भर रही थी, उनको 400 क्या 250 सीट भी नहीं मिली थी। कमाल बात यह थी कि राहुल गांधी इस बार अपनी दोनों सीटों से जीत चुके, द रायबरेली और वायनाड। ये दोनों जगह तो जीत ही गए थे, लेकिन ये थी पॉलिटिक्स की बात। और इसके बाद एक मुद्दा उठाते हैं। कहते हैं बीजेपी के नेताओं ने कि स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है। किस तरीके से मोदी और अमित शाह ने बोला कि स्टॉक मार्केट 400 पार होंगे। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। स्टॉक लीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा और स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर गया। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा
कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने पूरा बताया कि इन्होंने बड़े लोगों का पैसा बनवाया, छोटे लोगों का पैसा यहां डूबा है, और ये चीज सही भी लग रही थी सबको। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। पर यह मुद्दा फिर भी उतना ज्यादा नहीं चला, लेकिन इसके बाद ये लेके आते हैं वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता है। देखिए, जब ये वोट चोरी का मुद्दा लेके आते हैं तो ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब रहता है, ना मोदी के पास। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। सबको एक्चुअली में सही लगने लग गया, क्योंकि जब जवाब ही नहीं दे रही है अपोजिशन, तो ये सही होगा कि उन्होंने वोट चोरी की है। जब सबने बोला सीसीटीवी कैमरा चेकिंग के लिए, जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी मीटिंग में बोला, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या ही लॉजिक है? कैसे हम अपने माताओं बहनों की तस्वीरें साझा कर सकते हैं, वो भी कैसी तस्वीरें? वोट डालने की तस्वीरें। जब खुद सरकार चाहे तो वह घुस जाती है आपके घर में जब बात टैक्स की आती है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इतनी अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी टाइम आपके सोशल अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो, आपके फेसबुक इनबॉक्स, आपके इंस्टाग्राम डीएम्स, आपके पर्सनल ईमेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के पासवर्ड्स, तब इसमें प्राइवेसी की बात नहीं आएगी। अब बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, और बिहार के इलेक्शन से सेंट्रल की गवर्नमेंट तक पलट सकती है। इसी टाइम पे राहुल गांधी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है कि अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं है, और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। मतलब अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई है सामने वाली गवर्नमेंट। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में बोला है कि 10,000 रुपए डालेंगे महिलाओं के अकाउंट में। राहुल गांधी आज आवाज उठा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। अगर कोई गलती आपको नजर आए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे।